जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, जुड़े रहिएगा। इससे आपको पुराने क्वेश्चन एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने के लिए स्पेक्ट्रम जो फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है। मतलब जो 5G हम मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो जो डेटा रेट है, तो जो उसके स्पेक्ट्रम की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से स्पेक्ट्रम की लाइनें होती है, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे 5G काम करता है। 1 गीगाहर्ट्ज से कम पे काम करता है, 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज के मध्य काम करता है, 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा पे काम करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये 5G है, ये 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा पे क्या करता है, काम करता है। और 5G की दोस्तों भारत में शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2020 में हुई थी। यहाँ पे जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जनरेशन। यहाँ जी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जनरेशन। 5G मतलब 5th जनरेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा दोस्तों पेगासस है। पेगासस एक उदाहरण है खालिस्तान का, कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है पेगासस। ब्रूट फोर्स अटैक का उदाहरण है, स्पाईवेयर का उदाहरण है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये पेगासस क्या है? एक प्रकार का वायरस है जो मोबाइल में और हमारे जो सिस्टम में घुस जाता है। तो ये क्या है? स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है दोस्तों? कि ये जासूस के तौर पे क्या हो जाएगा, हमारे मोबाइल में घुस जाएगा और ज़रूरी सूचना, हमारा पासवर्ड है या बैंक का खाता है, इस प्रकार को क्या कर लेगा, मतलब इकट्ठा कर लेगा या चोर लेगा। तो ये स्पाईवेयर का उदाहरण है। और इसे दोस्तों इसराइल की जो कंपनी है, इसराइल की क्या है कंपनी ने इसको क्या है दोस्तों बनाया है। इसराइल की कंपनी ने इसको बनाया है पेगासस को। ये पेगासस का अटैक दोस्तों 2-3 वर्ष पहले काफ़ी सारा देखा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा प्रयास क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सुविधाओं के लिए जो भारत सरकार जो कर रही है दोस्तों, वो कौन सा प्रयास है? ऑपरेशन मेघराज। ठीक है, मतलब डाटा स्टोर करने से संबंधित जो कंप्यूटिंग होती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा मेघराज अभियान चलाया जा रहा है। इसके द्वारा क्या क्या सर्विस है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है, इंफ्रा एज ए सर्विस, ये सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरण करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करने के लिए इसका मेघराज का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के भारत की आवश्यकताओं के लिए भारत सरकार कौन सा जो कार्यक्रम चला रही है? तो ऑपरेशन मेघराज। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दिए गए। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने अभी पीवाईक्यू सीरीज अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इसके बारे में और भी पूछा गया है। मतलब दोस्तों, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, रिपीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन अगर आप गौर से देखेंगे तो वो आपको रिपीट भी मिलेंगे। तो किस एक्ट के तहत? इंडियन एविडेंस एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और बैंकर्स ब्रुक्स एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों, जो आईटी अधिनियम 2000 के द्वारा जो अध्याय 2 की धारा 3 के तहत ये क्या हुआ है दोस्तों, जो डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब उसकी वैधता। तो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओ आईटी एक्ट 2000 के तहत इसका क्या किया गया है दोस्तों, इसको वैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों कि वर्ष 2021 के अग्रिम अनुमानों के आधार में मध्य प्रदेश की स्थिर भावों पर, अग्रिम अनुमानों के आधार पर मध्य प्रदेश में स्थिर भावों पर 11-12 के प्रति व्यक्ति आय कितनी, कुल मिला के कि 2020 और जो 21 में है, 21 और 22 में भारत की क्या स्थिर भावों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इतने पूछिए। तो 48,000 वो 58,000, ठीक है, 63,000, 98, 90। तो दोस्तों 63,345 ये कहा रहा है दोस्तों 2021 और 22 के जो अग्रिम अनुमान के तहत थी। अब ये तो उस समय का है, तो वर्तमान में क्या पूछा जा सकता है? तो दोस्तों वर्तमान के जो डाटा के अनुसार जो भारत की वर्तमान में स्थिर भाव पे जो है
स्थिर भाव पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो 70,434, ठीक है। और प्रचलित भावों पर 1,52,615, ठीक है। स्थिर भावों पर 70,434 और प्रचलित भाव पर 1,52,615, ठीक है दोस्तों। तो ये अब हमको याद रखना बस इसमें। इसके बाद आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम ABP मध्य प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों जो ABP जो प्रोग्राम है ये मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि जो विकासखंड है, ठीक है, जो 313 विकासखंड है हमारे यहाँ पे, तो इन विकासखंडों में जो कुछ पिछड़े विकासखंड होते हैं, ठीक है, इनमें जो विकासखंड के मतलब पिछड़े हैं उनको टारगेट करके, लक्षित करके उनका विकास करना, ये विकासखंड प्रोग्राम का उद्देश्य है। जैसे पिछड़े जनजातीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं, सहारिया क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे होता है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे, मध्य प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कितना हिस्सा है? औद्योगिक उत्पादन को हाईलाइट किया मैंने, मूल्य के आधार पर, ठीक है, मूल्य के आधार पर हिस्सा बतलाना है। औद्योगिक उत्पादन में मूल्य के आधार पर कितना हिस्सा है किसका? खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का। 22%, 42, 32, 52। तो दोस्तों 32% मूल्य के आधार पर जो खाद्य प्रसंस्करण जो का क्या है? हिस्सा है खाद्य प्रसंस्करण का या उद्योगों का। जैसे चिप्स बनता है, बिस्किट बनते हैं, इनका 32% हिस्सेदारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मूल्य के आधार पर है कुल औद्योगिक उत्पादन में। किस अनाज को सामान्यतः सुपरफूड या उत्तम खाद्य के रूप में देखा जाता है? सुपरफूड, गेहूं, चावल, मिलेट्स, ये भी दोनों। तो दोस्तों मिलेट्स या मोटे अनाज को क्या बोला जाता है? सुपरफूड, ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे क्या नाम दिया है? श्री अन्न नाम दिया है, श्री अन्न नाम दिया। और ये डिंडोरी जिले की क्या नाम है जो मिलेट्स क्वीन के नाम से जाने जाती है? लहरी बाई। ये इन्होंने क्या करा था? मिलेट्स जो अनाज है उनकी क्या बैंक बनाई थी, बीज बैंक का निर्माण किया था। तो इन्हें क्या बोला जाता है? मिलेट्स क्वीन के नाम से भी हम जानते हैं। तो सुपरफूड किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मोटे अनाज को नाम जाता है, क्योंकि इसमें इतने जो जरूरी कंपोनेंट्स है कि वो मतलब शरीर की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? सुपरफूड कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक, ठीक है, पिछले दशक यानी 1 से 11 के मध्य प्रदेश कुल मिला के जो नवीन जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार मध्य प्रदेश का कितना जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत रहा उसके बारे में पूछा। तो दोस्तों यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप ठीक एग्ज़ाम देने जाएं या ना जाएं, पर एक बात की गारंटी है कि 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से जो क्वेश्चन जनगणना से जरूर आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जनगणना से जरूर आते हैं, चाहे वो भारत की जनगणना के बात हो या फिर मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो इसलिए जनगणना वाले टॉपिक को आप बिल्कुल भी दोस्तों हल्के में नहीं ले सकते। तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा था दोस्तों 11 की जनगणना के अनुसार 20.3, और भारत का कितना रखा था दोस्तों 17.64% भारत का जनसंख्या वृद्धि दर था। और भारत के जनसंख्या वृद्धि दर से ज़्यादा मध्य प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि दर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल होना चाहिए, मतलब कुल मिला के विधानसभा विधानमंडल होना चाहिए। ये बात कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 168 में, ठीक, अनुच्छेद 168 भाग 6, ठीक है। और 148 में क्या है? CAG के बारे में लिखा गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में लिखा गया, ठीक है। तो 168 में क्या है? विधानमंडल के बारे में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 24 अप्रैल, 14 नवंबर।
तो दोस्तों पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो 3 टायर मॉडल की बात करता है, ठीक, उसको हमने क्या करा था? लागू किया था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है दोस्तों, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों हमारा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाना, स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियों का हस्तांतरित करना, राज्य सरकार की स्वायत्तता सुनिश्चित करना और ग्राम पंचायतों की स्थापना करना। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ग्राम पंचायतों की स्थापना करना, ये भी आपके दिमाग में क्लिक कर सकता, पर यहाँ जो बी ऑप्शन क्या लिखा कि सिर्फ केवल ग्राम पंचायतों की बात नहीं होती, क्योंकि हम नगर पंचायतों को भी स्थापना करते हैं ना, उसमें भी हमने 3 टायर मॉडल अपनाया है, तो ये भी सही है। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अगर आंसर देखा जाए तो ग्राम पंचायत की स्थापना करना बिल्कुल सही है, उदाहरण हो सकता है, लेकिन अर्थ पूछा है। क्या पूछा है? अर्थ पूछा, तो अर्थ क्या है? स्थानीय संस्थाओं के पक्ष में शक्तियों को हस्तांतरित करना, ये क्या हो जाएगा हमारा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों हमारा, उज्जवल जनजाति संस्कार संबंधित है। उज्जवल, या इसे कहीं कहीं उज्ज्वल भी लिखा होता है, उज्जवल या उज्जवल, किससे संबंधित है? जन्म संस्कार से, विवाह संस्कार से, नामकरण संस्कार से, दाह संस्कार से। तो जो उज्जवल या उज्जवल जनजातीय संस्कार है तो वो दोस्तों दाह संस्कार से है, और ये जो है दोस्तों सहरिया जनजाति का है। सहरिया जनजाति का क्या है? एक प्रकार से संस्कार है जिसमें मृत्यु के बाद इस संस्कार को क्या है? मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? सोचिएगा आप, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है? बतलाइए आप, मैं आपसे पूछता हूँ। उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो दोस्तों राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो करता राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? उस संबंधित जो स्टेट है वहां का जो चीफ जस्टिस है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, और जो किस अनुच्छेद में दोस्तों इनके बारे में लिखा गया है? राष्ट्रपति की जो नियुक्ति के संबंध में 155वें अनुच्छेद के तहत। 156 में कितने वर्ष रहेगी इनकी पदावधि लिखी है? पदावधि कहाँ लिखी है कि कितने साल रहेंगे? 156 में। 155 में क्या है? नियुक्ति के बारे में लिखा है। और 153 में लिखा है कि हर राज्य में क्या होगा? जहाँ विधानसभा है राज्यपाल रहेगा। और 154 में लिखा है, ठीक है, 154 में क्या लिखा है कि जो कार्यपालिका की शक्ति है, 154 में कार्यपालिका की शक्ति किस में रहेंगी? राज्यपाल में रहेंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखिएगा दोस्तों। 153 में क्या लिखा कि राज्यों में राज्यपाल रहेगा। 154 में लिखा कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें? राज्यपाल के पास रहेगी। 155 में क्या है कि राष्ट्रपति उसको क्या देगा? नियुक्त करेगा। और 156 में क्या लिखा है कि उसकी पदावधि कितने वर्ष रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र है? मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र, जोहिला, सोहागपुर, गुरुमुंडा, पाथाखेड़ा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो है सबसे बड़ा अगर कोयला क्षेत्र है तो दोस्तों सोहागपुर कोयला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, सोहागपुर कोयला क्षेत्र ये मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ये कहाँ है दोस्तों? शहडोल जिले में है। ठीक, शहडोल जिले में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, डोलोमाइट, पवन ऊर्जा। तो दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम सुनते हैं, ज्वार भाटा आता, सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी लेते हैं, लेकिन डोलोमाइट का हमने नाम नहीं सुना है। ठीक है, तो डोलोमाइट तो क्या है दोस्तों? एक खनिज है। ठीक है, फिर क्या है? सतपुड़ा, ये फिर रिपीट हुआ दोस्तों। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है दोस्तों? चचई में, सारणी में, बीरसिंहपुर है, डोंगलिया में।
तो जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों सारणी बैतूल में स्थित है। ठीक है, बीरसिंहपुर में दोस्तों संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है। डोंगलिया में क्या है दोस्तों, डोंगलिया में जो है नेमाड़ के जो संत है ना दोस्तों उनके नाम पे है। ठीक है, सिंगाजी, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र डोंगलिया, बीरसिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र और बैतूल में सारणी में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है? ठीक है, वो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खनिज दिया है और उसका स्थान कहाँ मिलता है? मैग्नीज दमोह, बॉक्साइट अनूपपुर, तांबा बालाघाट, हीरा पन्ना। तो दोस्तों मैग्नीज है ये दमोह में नहीं मिलता। दमोह और कटनी क्षेत्र में अगर चूना यहाँ आता तो हम लगा सकते थे। तो मैग्नीज में क्या मिलता है दोस्तों, मैग्नीज कहाँ मिलता है? बालाघाट छिंदवाड़ा, बालाघाट छिंदवाड़ा। अगर यहाँ दमोह की जगह अगर दमोह पूछ लेते तो दमोह में क्या आएगा दोस्तों, चूना पत्थर की यहाँ पे हमको प्राप्ति होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धसान एवं बीना में से किसकी सहायक नदियां हैं? धसान एवं जो बीना नदी है निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? माही की, वो माही नदी की सहायक है, ताप्ती की है, सोन की है, बेतवा की। तो धसान और जो बीना नदियां हैं दोस्तों कहाँ की? बेतवा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके साथ बेतवा नदी पर दोस्तों बाणसागर परियोजना है, वो सॉरी इसमें रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। फिर बेतवा नदी रायसेन के कहाँ से दोस्तों? कुमरा गांव से निकलती है। टोटल लंबाई 590 किलोमीटर है और कहाँ मिल जाती है? हमीरपुर में यूपी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मध्य प्रदेश का सबसे कम औसत वर्षा वाला जिला कौन सा? सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? भिंड में होती है 50 से 70 सेंटीमीटर के मध्य। और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों? ज़्यादा नर्मदापुरम, वो पचमढ़ी में होती है। पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो पचमढ़ी में होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर के करीबन यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, जलवायु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाती है? यानी जलवायु के अनुसार जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर। दोस्तों सितंबर अक्टूबर में जब बरसात या बारिश का मौसम खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद जो दोस्तों हम देखते हैं कि खूब उमस पड़ती है। ठीक है, मतलब ह्यूमिडिटी होती है। तो यही क्या कहलाती है दोस्तों? इसे ही क्या बोला जाता है? कुंवार की उमस कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कुंवार की उमस या द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब सितंबर अक्टूबर, आपको दोस्तों अक्टूबर नवंबर भी यहाँ पे, लेकिन सितंबर और अक्टूबर दोनों को क्या करना है आपको याद रखना, इसे कुंवार की उमस या द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश काली मिट्टी के लिए जाना जाता है? बघेलखंड, रीवा पन्ना, विंध्यन काकारी, मालवा पठार। मालवा पठार दोस्तों क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास और सोयाबीन की खेती होती है। ठीक है, और ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या है दोस्तों? काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये इसकी विशेषता हो गई। तो मालवा का पठार दोस्तों क्या है? काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।